आधे राष्ट्र का पुनरुत्थान। मनुष्य समाज के दो भाग हैं, एक स्त्री, दूसरा पुरुष। जितनी जनसंख्या है उसमें आधे नर और आधी नारी हैं। संसार रथ का एक पहिया नर है तो दूसरा नारी। मनुष्य समाज का स्वस्थ विकास तभी हो सकता है जब यह दोनों ही अंग समान रूप से विकसित हों। प्राचीन काल में नर और नारी समान रूप से सुविकसित थे, किंतु मध्यकाल में एक ऐसी अंधकारमय स्थिति आई जब यह संतुलन बिगड़ गया और समाज का आधा अंग सक्रिय और आधा निष्क्रिय हो गया। स्त्री हीन दशा में पहुंची और पुरुष कुछ उठा रहा। पिछले बहुत दिनों से नारी की जो स्थिति रही है उसे बहुत ही करुणाजनक कहा जा सकता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह कुएं के मेढक की भांति जीवन के दिन पूरे कर देना, भोजन बनाना और बच्चे पैदा करना, इन दो कार्यों के अतिरिक्त उनके जीवन का कोई उद्देश्य, लक्ष्य, महत्व न रहा। पैसे की दृष्टि से, जनसंपर्क की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से वे पूर्ण पराधीन हो गईं। उनकी अपनी इच्छा, रुचि, भावना, योजना, मान्यता के लिए कहीं कोई स्थान न रहा। पशुओं पर जिस प्रकार मनुष्य का अधिकार है, वैसे ही स्त्री पर भी पुरुषों का स्वामित्व रहा। उनकी खरीद फरोख्त अब तक होती है। विधवा हो जाने पर एक नारी की जो दुर्गति होती है, उसका कोई सहृदय मनुष्य अनुभव करे तो उसकी आत्मा करुणा से द्रवित हुए बिना न रहेगी। नारी को इस स्थिति में पहुंच जाने पर नर भी सुखी और समुन्नत नहीं बन सका। आधी देह को लकवा मार जाए तो शेष आधी देह भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। गाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो दूसरा पहिया अकेले ही गाड़ी को द्रुत गति से नहीं चला सकता। अपंग, पराधीन, अविकसित नारी के उदर से जो बच्चे हुए वे भी उन्हीं संस्कारों को लाए। फलस्वरूप नस्ल दिन दिन खराब होती गई। हर पीढ़ी अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक हीन होती गई। पशुओं की तरह नारी का पराधीनता रहना मनुष्यता, धर्म, नीति, न्याय, ईश्वरीय इच्छा और कुदरत के नियमों के पूर्ण विपरीत था। इस अवांछनीय स्थिति का परिणाम भी अवांछनीय ही होने वाला था। उन्नति के अनेक प्रयत्न किए गए, पर झूठी मन समझावनी के अतिरिक्त हमारी कोई वास्तविक उन्नति नहीं हो सकी। वरन सच तो यह है कि दिन दिन अवनति ही होती जा रही है। जिस समय भारत में घर घर सीता, सावित्री, अनुसुया, गार्गी, मैत्रेयी, कौशल्या, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, मदालसा, जीजीबाई, लक्ष्मीबाई जैसी देवियां मौजूद थीं, उसी समय यह देश नर रत्नों की खान था। विद्वानों, शूरवीरों, त्यागियों, योगियों, वैज्ञानिकों और महापुरुषों से भारत भूमि भरी पूरी थी। इसका एकमात्र रहस्य यही था कि यहाँ का स्त्री समाज पुरुषों के ही समकक्ष था। उसे मनुष्योचित सुविधा, सम्मान, स्वाधीनता एवं शिक्षा प्राप्त थी। समाज रचना में उसका भी सक्रिय सहयोग था। यह उपयोगी पद्धति आज नष्ट हो गई है और साथ ही हमारे वास्तविक विकास की रीढ़ भी टूट गई है। आज पुरुष का पाप और अन्याय उसके सिर पर शैतान की तरह से सवार है और वह नारी में अपने पाप की प्रतिच्छाया देखकर भयभीत होता है। कंस ने अनेक बालकों का वध किया था। उसे स्वप्न में भी बालक के रूप में अपनी मृत्यु दिखाई पड़ती थी और वह सोते सोते भयभीत होकर शैया से नीचे गिर पड़ता था। आज पुरुष समाज की वही मनोदशा है। वह स्त्री के सतीत्व के प्रति अविश्वासी हो रहा है। उसे भय है कि स्त्रियों का स्वस्थ विकास होने दिया गया तो वे पतिव्रता न रहेंगी। अपनी माता, पुत्री, बहन और वधू के प्रति इतना अविश्वास करना एक अत्यंत ही निकृष्ट एवं पतित मनोदशा का चिन्ह है। इस पतित स्थिति में पुरुष का मन इसलिए जा पहुंचा है कि वह पिछले दिनों स्त्रियों के प्रति बहुत ही अनुदार, स्वार्थपूर्ण एवं अनीति युक्त व्यवहार करता रहा है।
उसे भय है कि कहीं उलटकर उसका प्रतिशोध न लिया जाए, इसलिए वह उसके स्वस्थ विकास का अवसर देने से डरता है और मध्यकालीन बर्बर परंपराओं की दुहाई देकर अवांछनीय रूढ़ियों को धर्म मानकर नारी को विवश एवं हीन दशा में ही रखने का समर्थन करता है। हमारा यह भय हमें ही खा रहा है। अविकसित नारी नर के गले में भारी पत्थर की तरह बंधी हुई है। कठोर बंधनों में जकड़कर वह उसे वशवर्ती तो रख लेता है, पर उस स्वर्गीय गृहस्थ जीवन से सर्वथा वंचित रह जाता है, जो सुविकसित एवं स्वेच्छा सहयोगिनी नारी द्वारा ही संभव है। हमारे गृहस्थ नरक बने हुए हैं। पशु जीवन की अभ्यस्त नारी परिवार के लिए उसका लाखवां भाग भी सुखदायक कार्य नहीं कर पाती, जितना कि वह सुविकसित मनुष्य होने की स्थिति में कर सकती थी। हमारे राष्ट्र और समाज को दीन दशा से निकालकर ऊंचा उठाने के लिए नारी समाज का समुचित विकास होना अत्यंत आवश्यक है। इसे अब हर कोई विचारवान मनुष्य मानने लगा है। स्त्री शिक्षा, पदा निवारण, सामाजिक कार्यों में नारी का सहयोग आदि की दिशा में कुछ कार्य होने भी लगा है, परंतु खेद है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की कहावत चरितार्थ होने के अवसर भी सामने आने लगे हैं। पाश्चात्य देशों में स्त्री स्वातंत्र्य से जिस प्रकार रूप की प्यास और वासना की अग्नि भड़की है, वैसे ही यहाँ भी उसका अनुकरण हो रहा है। इस खतरे से ही हमें बचना होगा। नारी समस्या पुरुष के जीवन की आधी समस्या है। यह समस्या इन दिनों बहुत बुरी तरह उलझी हुई है। उसे सुलझाने के प्रयत्नों में सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि नारी के प्रति नर का दृष्टिकोण उदार हो। यदि यह दृष्टिकोण सही हो तो नारी जागरण का महान कार्य सहज ही हो सकता है और वे सब खतरे निर्मूल हो सकते हैं जो इस मार्ग में दिखाई पड़ रहे हैं। नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण गायत्री आंदोलन का एक प्रमुख आधार है। जब यह बात आचार्य जी ने मुझे बताई तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। ईश्वर को माता के रूप में पूजकर मातृ जाति के प्रति सहज ही श्रेष्ठता की, पवित्रता की भावनाओं का आविर्भाव होता है। कन्याओं को भोजन कराना, उनका पूजन करना, उनके चरण स्पर्श करना, ब्राह्मण की तरह उनका मान करना, यह पद्धति नारी की पवित्रता एवं पूज्य तत्व को हृदयंगम कराती है। गायत्री साधना में ब्रह्मचर्य का प्रधान प्रतिबंध है, जिसके कारण वासना के प्रति घृणा की स्वाभाविक वृत्ति पैदा होती है। गायत्री के 24 अक्षरों की शिक्षाओं में भी नारी के प्रति पूज्य एवं पवित्र बुद्धि रखने का आदेश है। गायत्री शब्द स्त्रीलिंग है। ज्ञान विज्ञान का, आध्यात्मिकता का मूल स्रोत नारी को मान लेने से नर के मन में आज की संकीर्णता नहीं रह सकती, वरन उसकी भावना में जब इस महामंत्र के प्रताप से थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो वह नारी जाति को वासना विकार, अविश्वास और हीनता की दृष्टि से नहीं, वरन उसे पवित्रता, महानता एवं दैवी तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में देखेगा। वह दृष्टिकोण ही एक महान सामाजिक क्रांति का आधार हो सकता है और इस आधार पर विकसित हुआ नारी समाज ही मानव जीवन की अपूर्णताओं को पूर्ण कर सकता है। नारी के मन में स्वभावतः नर के प्रति पूज्य बुद्धि है। नर के मन में भी यही बुद्धि जागृत हो जाए तो उभय पक्ष से एक दूसरे के प्रति एक दिव्य आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो सकता है। उस वातावरण में विकसित हुई स्त्री भी पुरुष के कंधे से कंधा लगाकर एक सच्चे दाम्पत्य जीवन का निर्माण करने में योग दे सकती है। तब हमारा समाज पश्चिम की तरह वासना का गुलाम न होगा और न आज की तरह अंधता मिस्र में पड़ा सड़ेगा। गायत्री आंदोलन नारी उत्थान की, उसके स्वस्थ विकास की एक महान भूमिका है। इस महान आंदोलन के द्वारा हमारे परिवारों में स्वर्ग स्थापित हो सकता है। हमारी आगामी पीढ़ियां उच्च हो सकती हैं। हमारे राष्ट्र का अर्धमूर्छित अंग सक्रिय एवं सजीव हो सकता है। नर में लड़ाकूपन एवं पुरुषार्थ अधिक है।
और नारी में स्वभावतः सेवा, सहृदयता, सात्विकता और संयम अधिक है। आज संसार में नर की शक्तियों का विकास है। फलस्वरूप युद्ध, कलह, शोषण, संघर्ष, छल और स्वार्थ का सर्वत्र बोलबाला है। जब प्रसुप्त नारी तत्व जागृत होगा और समाज में उसका भी उचित आदान प्रदान और आदर होगा, तो उसके साथ साथ उन विचारों, योजनाओं और कार्यों का भी विस्तार होगा जो सुहृदय, सेवा और सात्विकता से परिपूर्ण होंगे। नर के एकांगी विकास ने संसार के लिए आज एक मुसीबत खड़ी कर दी है। इसका हल नारीत्व के मृदुल भावों का विकास ही है। हत्यारा पुरुष अणुबम लेकर मनुष्यता को भून डालने को उन्मत्त हो रहा है। ममतामयी मातृ जाति में यदि थोड़ी शक्ति हो तो वह अपने समस्त बालकों को अंचल में छुपाने और उनके सिसकते प्राणों को बचाने के लिए, शैतान के हाथ में लपलपाते हुए छुरे को रोकने के लिए अवश्य ही कुछ करेगी और नष्ट होने वाली मानव सभ्यता बच जाएगी। समाज निर्माण में भी जब स्त्रियों का समुचित हाथ होगा तो बर्बरता के स्थान पर स्नेह, सेवा और सौजन्य का वातावरण बनेगा। गायत्री आंदोलन की वास्तविकता जानने के लिए मैं आचार्य जी के निकट रहा हूँ। मुझे पूरा और पक्का विश्वास हो गया है कि यह युग परिवर्तन का एक महान अभियान है, जिसमें हमारे राष्ट्र और समाज का सुंदर भविष्य झिलमिला रहा है। इस आंदोलन को सफल बनाने में मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया है। मेरी अंतरात्मा निरंतर यह कहती है कि यह मानुषी प्रयत्न नहीं, वरन कोई दैवी आयोजन है, जिसका संचालन किन्हीं व्यक्तियों को निमित्त बनाकर उस अदृश्य शक्ति द्वारा ही किया जा रहा है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 8, 9, 10, 11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।